My dear student, welcome to another wonderful session with Bala Bala is world, right? तो आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? सर्च द मोस्ट वांटेड एंड मोस्ट वार्निंग टॉपिक नाउएडेज। और ये बहुत डेंजरस टॉपिक भी है क्योंकि दुनिया का सारा साइंटिस्ट ये सर्च के पीछे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या है? ये एक्चुअली एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, वायरल डिजीज, जिसका पॉपुलर नेम क्या है? कोविड 19। कोविड 19, ठीक। एक्चुअली सभी लोग ये नाम सुने होंगे पर इसका नाम का मतलब नहीं समझा होगा। कोविड 19 का मतलब होगा कि कोरोना वायरस, कोरोना वायरस डिजीज, डिजीज 2019, ठीक है। 2000 ऐसा नाम क्यों हुआ? ऐसा नाम घोषित किया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है ये 2019 में क्या हुआ? पेंडेमिक हुआ। और इसको क्या बोला जाता है बताइए? सर्स भी बोला जाता है। सर्स का मतलब क्या होता है? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक। और इसको कोविड 19 भी बोला जाता है। और ये सर्स एंड कोविड 19 इसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? दिस डिजीज इज कॉज बाय CAUSE, कॉज बाय SARS, सर्स COV2। अब सार्स का नाम तो आप जानते हैं कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड कोविड COV2 का नाम क्या है? कोरोना वायरस 2, ठीक। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट हो रहा है कि क्या? कौन सा पॉजिटिव एजेंट? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ दिस सार्स डिजीज, राइट। अब देखिए ये तो हो गया। और मोस्ट सिंपली ये डिजीज को क्या बोला जाता है? मतलब डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है ह्यूमन कोरोना वायरस, ये भी बोला जाता है। मोस्ट पॉपुलरली इसको ये भी बोला जाता है। और ये जो कोरोना वायरस है ये इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस है। म्यूटेशन के वजह से, इन्फ्लुएंजा वायरस का म्यूटेशन के वजह से ये कोरोना वायरस का पैदा हुआ, ठीक। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल हायरार्की पे ध्यान देंगे थोड़ा सा कि कोरोना वायरस एक्चुअली क्या होता है, कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक डेंजरस कोरोना वायरस, ठीक। ये देखिए बड़ा डेंजरस एक कोरोना वायरस, ठीक है। जस्ट बड़ा ही डेंजरस है ये कोरोना वायरस, राइट। अब देखिए ये वायरस जो है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर, ठीक। और लिपिड बाइलेयर के अलावा ये कोरोना वायरस में क्या होता है? स्पाइक होता है। क्या होता है बताइए? इस तरह का स्पाइक होता है। इसको एक्चुअली क्या बोलते? स्पाइक बोलते, राइट। ये हो गया स्पाइक, तो इसको नाम दे देंगे स्पाइक। तो ये स्पाइक किससे बना हुआ है? दिस स्पाइक इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। तो क्या मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन का? मतलब क्या है? ये जो स्पाइक है इस एक्चुअली बहुत लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन भी बोलते हैं, पर एक्चुअली इट इज नॉट प्योर प्रोटीन, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखिए ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब तो प्रोटीन होता है। तो आप आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि ग्लाइकोप्रोटीन में क्या कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज़्यादा है या प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा है? तो ये एक बात याद रखिएगा, हुइच कम लेटर आर मेजॉरिटी। क्या बताया मैंने? हुइच कम लेटर आर मेजॉरिटी। तो बाद में क्या आया? बाद में आया प्रोटीन और पहले आया क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने अभी अभी स्टेटमेंट दिया कि हुइच कम लेटर आर मेजॉरिटी, मतलब ये प्रोटीन का पोर्शन ग्लाइकोप्रोटीन में ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक। तो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है कि आप बता सकते हैं कि ये जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट को, तो आप इस टर्मिनोलॉजी को बता सकते क्या कि ग्लाइकोलिपिड में, ग्लाइकोलिपिड में किसका हिस्सा ज़्यादा है, ठीक। और एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि लिपोप्रोटीन में, लिपोप्रोटीन इसमें
किसका हिस्सा ज़्यादा है, किसका हिस्सा कम है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक, ये भी छोड़ा के देता हूँ। देखिए ग्लाइको मतलब आपको सिखाया था, क्या सिखाया, कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड मतलब तो लिपिड मतलब क्या है, विच कम लेटर और मेजोरिटी, मतलब यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड में लिपिड का हिस्सा ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा कम है। तो यहाँ पर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ खाली कौन सा, लिपोप्रोटीन। ठीक, लिपोप्रोटीन। तो आप बताएंगे कि लिपोप्रोटीन में प्रोटीन ज़्यादा है या लिपिड ज़्यादा है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक, तो ये हो गया 2 पॉइंट अबाउट कोरोना वायरस की। ये जो काला मेम्ब्रेन दिख रहा है ये क्या है, लिपिड बाइलर ऑफ दिस वायरस। एंड ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मतलब स्पाइक जो है, ये क्या है, बाहर का मतलब प्रोजेक्शन है वायरस का, तो इसको बोलेंगे स्पाइक। और स्पाइक इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, अब ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा वायरस में बीच बीच में यहाँ पर क्या रहेगा, ये सब जगह पे बीच बीच में प्रोटीन भी रहेगा, प्योर प्रोटीन। ठीक, ये प्रोटीन है। ऐसा रेगुलर मैनर में मैं बना रहा हूँ पर इरेगुलर भी रह सकता है। ठीक, ऐसा इरेगुलर भी रह सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक, आगे जानेंगे किसका, इसका क्या, किस में क्या फंक्शन है। और एक चीज ये वायरस में, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें रहेगा इसमें पाया जाएगा पॉजिटिव स्टैंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या पाया जाएगा, पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, तो ये हुआ पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं, पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो और भी यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है। देखिए नाउएडेज ये कोरोना वायरस क्या है, वर्ल्ड पेंडेमिक घोषित किया WHO ने। तो मुझे इस बार लगता है, इस बार आपका एनसीईआरटी में देखना कि खाली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में सिर्फ 3 ही डिजीज दिया वाले हैं। पर मुझे इस बार पक्का मुझे लगता है कि इस बार नीट का एग्जाम में एकदम 100% गारंटी कि एक मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो सर से जिसका मतलब पॉजिटिव एजेंट ये ह्यूमन कोरोना वायरस या तो सर्स COV2। तो यहाँ से जरूर नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें बड़ा फोकस रखिएगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये इसको क्या बोला जाता है बताइए, लार्जेस्ट नोन आरएनए जीनोम। ये जो वायरस है इसमें क्या पाए जाते हैं, लार्जेस्ट नोन KNOWN नोन आरएनए जीनोम। जीनोम मतलब आरएनए क्या है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। तो जितना भी वायरल जेनेटिक मटेरियल है, मे बी डीएनए में भी आरएनए, वो सारा वायरस में से सबसे बड़ा जेनेटिक मटेरियल कौन है बताइए, ये कोविड मतलब कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए ये सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट दे दिया कि लार्जेस्ट नोन आरएनए जीनोम कंटेन करता है कौन, ह्यूमन कोरोना वायरस या तो सर्च COV2 वायरस। राइट, अब हम देखेंगे कि कैसे ह्यूमन को या तो अदर एनिमल को इन्फेक्ट करता है, जबकि ये क्या है, ये वायरस पहले ह्यूमन बीइंग को अटैक नहीं करता था, कोई दूसरा एनिमल को अटैक करता था। तो अब देखेंगे इसका स्ट्रेटेजी क्या है और ये किस तरह से ह्यूमन में पैथोजेनेसिस कॉज करता है, किस तरह से ये ह्यूमन को मार डालता है, मौत हो जाता है, और किस तरह से ह्यूमन क्योर भी हो जाता है। राइट, ये सारा कुछ देखेंगे हम। तो देखिए बच्चों, मैं बताया था कि ये वायरस पहले ह्यूमन बीइंग को अटैक नहीं करता था। तो ये कौन सा मैमल्स उड़ने के लिए दिख रहा है, ये बैट है। ठीक, और अब जानते हैं बैट कोई मतलब बर्ड्स नहीं, कोई पक्षी नहीं है, ये क्या है, मैमल्स का कैटेगरी में आता है, मैमालिया है। तो बैट में अटैक करता था ये जो कोरोना वायरस। उसके बाद ये कौन है, ये है आपका, मानिए कि ये कॉकरोच है। ठीक, ये है कॉकरोच। ठीक, और कैमेल। ठीक, ये सारा एनिमल में ये रेस्ट्रिक्टेड था, पहले ह्यूमन को ये इन्फेक्ट करता ही नहीं था, क्योंकि ह्यूमन के पास इसका होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं था। ठीक है, ह्यूमन के अंदर अगर आ भी गया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ह्यूमन के अंदर एक टिकता नहीं था। पर इसके पास अभी अभी मैं कुछ बात आपको क्लियर करना चाहूँगा इसका लाइफ साइकिल देखने के पहले। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो कोरोना वायरस है
इसका जो जेनेटिक मटेरियल है लार्जेस्ट आरएनए जीनोम ए कंटेन करता है। ठीक, तो ये मैंने बताया था कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ये जो कोरोना वायरस कंटेन करता है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें कोई चार्ज लगा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे जनरली मतलब न्यूक्लिक एसिड तो चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्जेस, पर ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इसमें चार्ज नहीं है। खाली डिवाइड किया गया कि वायरस जो है नेगेटिव मतलब नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला हो सकता है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला हो सकता है। तो ये कोरोना वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला वायरस का जेनेटिक मटेरियल। तो ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल रखने का इसका कुछ सुविधा है। क्या सुविधा है? ये डायरेक्टली ये आरएनए से क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है। दूसरा बात ये नंबर 1। ठीक, दूसरा बात ये डायरेक्टली क्या कर सकता है? आरएनए से आरएनए भी बना सकता है। ठीक, आरएनए भी बना सकता है। मतलब ये तो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ये नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बना सकता है, एज वेल एज पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बना सकता है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 2। दूसरा बात ये क्या कर सकता है? बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, रैपिड PLY रैपिड मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक, ये सारा सुविधा पॉजिटिव स्टैंड होने का रहता है। अब देखिए वायरस में एक स्पेशलिटी है कि इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ये होता है आरएनए। और आपको पता होगा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक, तो ये है डीएनए। तो जब डीएनए से डीएनए बन जाता है, डीएनए से जब डीएनए बन जाता है तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। याद रखिएगा, ये प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ठीक, और डीएनए से जब आरएनए बन जाता है, डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंडेड रहता है, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है। डीएनए से ये बन गया आरएनए। ठीक, आरएनए जब जनरली, ये मैं नॉर्मल सेल का बात कर रहा हूँ, कोई वायरस का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डीएनए से जब आरएनए बन जाता है तो ये प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। ठीक, आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक, और ये जो टोटल प्रोसेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल डॉग्मा। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो देखिए ये वायरस में एक प्रॉब्लम है, इसमें डीएनए नहीं है। डीएनए के बदले में इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ही क्या करेगा? इसका प्रोजेनी को मेंटेन करेगा, ये सेल के अंदर मल्टीप्लाई कराएगा। और कैसे कराएगा ये आपको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। और आप जान चुके हैं कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होने का इसके पास क्या क्या सुविधा है। और दूसरा बात, ये पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होने के वजह से क्या होता है? बहुत जल्दी ये जेनेटिक मटेरियल को ये चेंज कर लेता है, बहुत ही जल्दी और बहुत इजीली ये चेंज कर लेता है। चेंज जेनेटिक मटेरियल रैपिडली, रैपिड चेंज, रैपिड चेंज, CHANGE, रैपिड चेंज। जिसके वजह से रैपिड चेंज, इसके वजह से मतलब ये क्या है? म्यूटेशन। रैपिड चेंज इन जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन ये बहुत रैपिडली करता है। ये रैपिड म्यूटेशन किसका खासियत है? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का खासियत है। ठीक है, जो कोरोना वायरस ने मतलब धारण करके रखा। अब इसके वजह से क्या हुआ? मैंने पहले बताया कि ये पहले बैट को, कॉकरोच को, या मतलब जो नॉन ह्यूमन एनिमल है उसको, उसमें रहता था, उसमें अटैक करता था। पर इसने क्या कर लिया? रिसेंटली क्या कर लिया? खुद को चेंज कर लिया, म्यूटेट कर लिया, रैपिडली इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लिया, जिसके वजह से क्या करने लगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन एंड लंग्स सेल को ये अटैक करने लगा। ठीक, जिसके वजह से ये कोरोना क्या हुआ? आज के डेट में पेंडेमिक हो गया। इवन चाइना से जो ये वायरस का ओरिजिन हुआ था
वो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल था, आज के डेट में वर्ल्ड में जो जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस लेके घूम रहा है, करीबन 30 से 40 बार ये क्या कर चुका है, उसको खुद का जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर चुका है, जिसकी वजह से इसका कोई मतलब मेडिसिन आज तक बन नहीं रहा है, बहुत हार्ड जा रहा है। और पूरा विश्व का जितना साइंटिस्ट है, जितना डॉक्टर है, पूरा वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है। और ये किसके वजह से पॉसिबल नहीं हो रहा है कि ये रैपिडली इसका जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर ले रहा है, म्यूटेशन कर ले रहा है। बात समझ में आ गया। अब देखेंगे कि ये किस तरह से ह्यूमन बींग को अटैक करते हैं, किस तरह से ह्यूमन बींग को मार डालते हैं अटैक करके, और किस तरह से कुछ ह्यूमन अगर इन्फेक्ट हो भी जाता है तो देखना उसमें कोई सिम्टम नहीं दिखता, एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो किस तरह से एसिम्प्टोमेटिक शो कर रहा है, कैसे वो कोरोना वायरस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए और धीरज रखिए, देखते रहिए बाला बायोलॉजी वर्ल्ड के साथ। राइट, देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बोर्ड ड्राफ्ट करने के बाद फिर से आया, तो यहाँ पर ये देखिए कि मानिए राइट, ये कोई ह्यूमन बीइंग है और आगे यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक। राइट, मैं सिंप्लीफाइड वे में इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर 2 लंग की वजह से मैं जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पर एक ही लंग बना दे रहा हूँ। राइट, इधर साइड में और एक लंग रहेगा। तो कोरोना वायरस कहाँ पर जनरली अटैक करता है बताइए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग इसको अटैक करता है। तो आप ये भी जानते हैं कि लंग का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये होता है कौन सा बताइए, एल्वियोलाई। ठीक, तो ये यहाँ पर मैं जस्ट एक एल्वियोलाई को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, एक एल्वियोलाई को यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, ये एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई, एल्वियोलाई LVOLI, एल्वियोलाई। और आप ये भी जानते हैं कि एल्वियोलाई जो है ये किससे बनता है, एल्वियोलर सेल से। किससे बनता है, एल्वियोलर सेल। तो यहाँ पर मैं ये बना दे रहा हूँ, मानिए कि ये कुछ एल्वियोलर सेल है। राइट, ये है कुछ एल्वियोलर सेल, जस्ट मैंने कुछ ही सेल बनाया और ये बहुत थिन रहता है। देखिए ये जगह पे क्या होता है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ये कौन है, एल्वियोलर सेल, LVEOLAR, एल्वियोलर सेल। ठीक, तो एल्वियोलर सेल क्या करता है, दिस एल्वियोलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। क्या प्रोडक्शन करता है, ये प्रोडक्शन करता है सर्फेक्टेंट, SUR, सर्फेक्टेंट। तो ये सर्फेक्टेंट जब प्रोडक्शन करता है एल्वियोलर सेल, तो ये सर्फेक्टेंट क्या होता है, ये पूरा एल्वियोलाई में फैल जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, एल्वियोलर सेल प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। आप लिख लीजिएगा ये स्टेटमेंट कि एल्वियोलर सेल प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट व्हिच कोट द इनर लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई एंड इट मेक द एल्वियोलाई ओपन। ये जो एल्वियोलाई ओपन रहेगा ये किसके वजह से पॉसिबल होता है, सर्फेक्टेंट के वजह से ये ओपन रखता है, जिसके वजह से क्या होता है, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग। बात समझ में आया। अब ये जब भी हमने ब्रीथ किया तब क्या हुआ, ये ब्रीथ के साथ आ गया ये जो मोस्ट डेविल, ठीक है, कोरोना वायरस, ये ब्रीथ जब करा तो आ गया आपके लंग के अंदर, ये आ गया। ठीक, ऑक्सीजन के साथ ये आ गया। अब आ जाने से क्या होता है, ये पहले टारगेट बनाता है किसको बताइए, एल्वियोलर सेल को। किसको टारगेट बनाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेल एंड एल्वियोलर सेल, ये वाला सेल को ये अटैक करना बहुत पसंद करते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं सिर्फ एक एल्वियोलर सेल को जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये एल्वियोलर सेल में क्या करता है, कोरोना वायरस अटैक करता है। तो मानिए कि ये एल्वियोलर सेल है और इसको कोरोना वायरस ने क्या कर लिया, अटैक कर लिया। तो इसके अंदर ये हुआ इसका जेनेटिक मटेरियल। राइट, मैं सिंप्लीफाइड वे में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये मैं बना दे रहा हूँ एक एल्वियोलर बिग सेल। ठीक, यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ एक एल्वियोलर सेल। बात ध्यान से समझो। अब क्या हुआ, ये एल्वियोलर सेल में एक स्पेशलाइज रिसेप्टर रहता है। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाता हूँ
क्योंकि यहाँ पर मुझे ये सारा चीज़ें दिखाना है। ठीक, यहाँ पर एल्वियोलर सेल में क्या रहता है, एक स्पेशलाइज रिसेप्टर जिसका नाम है ACE2। क्या नाम है, ये जो रिसेप्टर है एल्वियोलर सेल में, इसका नाम है ACE2। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, ACE2 का लॉन्ग फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। फिर से मैं बता रहा हूँ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ये रिसेप्टर का नाम है। तो ये जो एल्वियोलर सेल में ACE2 रिसेप्टर है, इसमें आके क्या होता है, कोरोना वायरस अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच हो जाता है। किससे अटैच होता है, देखिए मैंने यहाँ पर बताया था कि स्पाइक है, ग्लाइकोप्रोटीन का स्पाइक है, तो यहाँ पर आके ये अटैच हो जाता है। डेडली, इट इज कॉल्ड द डेडली हैंडशेक विथ द कोरोना वायरस विथ द एल्वियोलर सेल। जब भी ये अटैच हो जाता है तो ये सेल के साथ जुड़ जाता है और ये क्या होता है, एकदम पीसफुली आराम से क्या होता है, ये इंटरनलाइज हो जाता है, इंटरनलाइज हो जाता है। ये हो गया ACE2 रिसेप्टर और इसके साथ अंदर आ गया कौन बताइए, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक, एंडोसाइटोसिस हो गया, ये वायरस कोरोना वायरस आ गया। किसके वजह से, अब आप बोलोगे कि सर ये तो अपना सेल का रिसेप्टर है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, तो फिर ये कोरोना वायरस को अंदर क्यों लिया। देखिए ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बना था अपना बॉडी में। किसके लिए, एक्चुअली ACE2 जो मतलब रिसेप्टर है, ये अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। ठीक, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड रेगुलेट आवर ब्लड प्रेशर। पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना वायरस के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और जो म्यूटेशन करा, जो रैपिडली चेंज करने की वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या कर लिया, आउटर स्ट्रक्चर इसने चेंज कर लिया और ये क्या कर लिया, होस्ट स्पेसिफिसिटी मिल गया ह्यूमन सेल के साथ, एल्वियोलर सेल के साथ, तो ये आके बाइंड हो पाया। बात समझ में आया क्या, प्रीवियसली मैं जो बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सेल तो ये कोरोना वायरस को वेलकम नहीं करेगा ना, वेलकम नहीं करेगा, इसको मारने का कोशिश करेगा। और जब भी मारने का कोशिश करेगा तो सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम। क्या होता है बताइए, ये लाइसोसोम होता है। ठीक, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम ये होता है SOME, लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम जो है इसके साथ कोरोना वायरस के साथ ये फ्यूज हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है और लाइसोसोमल कंटेंट अंदर डाल देता है। तो क्या होता है, कोरोना वायरस का आउटर मेम्ब्रेन जो है ये डिसॉल्व हो जाता है और दिस लाइसोसोमल एंजाइम इज अनेबल टू डिस्ट्रॉय द RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA ऑफ कोरोना वायरस, राइट। तो ये डिसॉल्व होके एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA पॉजिटिव ssRNA ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक, सेल के अंदर आ गया, देखिए एल्वियोलाइट सेल के अंदर आ गया। अब क्या होता है, अपना सेल के अंदर क्या होता है, एक मॉलिक्यूलर मशीन होता है। ठीक, एक पार्टिकुलर बहुत ही खास एक मशीन होता है जिसका नाम है राइबोसोम। ठीक, ये राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या कर लिया, ये जो भी उसको जेनेटिक मटेरियल मिला वो क्या कर लेगा, इसको रीड कर लेगा। ठीक, ये मतलब सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA को रीड कर लिया और रीड करके राइबोसोम का कैपेसिटी आप जानते हैं कि इसने यहाँ से बना दिया एक प्रोटीन। क्या बना दिया, एक प्रोटीन बना दिया इसने। ठीक है, ये अपना सेलुलर मशीनरी को अभी हाईजैक कर चुका है। ठीक है, एक कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल, देखिए ये अपना राइबोसोम है। तो अपना राइबोसोम क्या करा, कोरोना वायरस का जो RNA है उसको क्या कर दिया, रीड करके वो RNA से क्या बना लिया, प्रोटीन बना लिया। और ये जो प्रोटीन है ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये होता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जिसका नाम है RNA पॉलीमरेज। क्या नाम होता है इसका, RNA पॉलीमरेज। मैं RNA पॉल लिख दे रहा हूं। ठीक, और RNA पॉलीमरेज किसका, RNA पॉलीमरेज वायरल RNA पॉलीमरेज जो अपना राइबोसोम बनाने के लिए मदद किया। ठीक है, क्योंकि अपना ये जो सेलुलर मशीनरी ये वायरस ने हाईजैक कर लिया, राइट। अब देखिए ये जो RNA पॉलीमरेज वायरल RNA पॉलीमरेज बनाया, इसने फिर से क्या करा, इसने मतलब वायरल RNA को फिर से क्या करा, रीड करा। रीड करके इसने पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA से इसने बना दिया नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। क्या बना दिया, नेगेटिव सिंगल स्टैंडर्ड
वायरल आरएनए, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। किसका आरएनए? वायरल आरएनए। और यहाँ से खाली वायरल आरएनए मतलब नेगेटिव आरएनए नहीं बनाया, यहाँ से नेगेटिव आरएनए भी बनाया, पॉजिटिव आरएनए भी बनाया। और ये आरएनए, ये जो आरएनए इसने बनाया, ये चला गया अपना सेल के अंदर। क्या होता है, ये मानो कि ये न्यूक्लियस है अपना सेल का, तो न्यूक्लियस के साइड में यहाँ पर क्या रहता है, ये रहता है ईआर। क्या रहता है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहता है, अपना राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम अटैच रहता है, जिसको बोलते हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर अब राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, तो राइबोसोम का स्पेशलिटी आप जानते हैं कि राइबोसोम आरएनए को रीड करके, ये नेगेटिव स्ट्रैंड पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए को रीड कर दिया, रीड करके इसने ढेर सारा क्या बना लिया, वायरल प्रोटीन। क्या बना लिया? ढेर सारा लॉट्स ऑफ वायरल प्रोटीन इसने बना लिया। ठीक, और ये वायरल प्रोटीन क्या कर दिया, अपना ही सेल का गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से ये क्या कर दिया, पास कर दिया। राइट, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स अपना सेल का, ये क्या है बताइए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जब भी ये वायरल प्रोटीन को पास कर दिया, ठीक, और ये वायरल प्रोटीन कौन बनाया, ये जो वायरल आरएनए इसको रीड करके, इसको रीड करके वायरल प्रोटीन बनाया। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जब पास किया तो बड़ा नाइसली, बड़ा अमेजिंगली ये क्या कर दिया, पैक कर दिया, मतलब फिनिश कर दिया, एकदम शार्प प्रोटीन बना दिया। जो प्रोटीन आगे जाके क्या बनाया, ये एक नया, ये सारा वायरल प्रोटीन है, तो ये वायरस का लिपिड मेम्ब्रेन बनाया, बनाया। और बीच बीच में मैंने जो बताया था, ये प्रोटीन है, ये सारा प्रोटीन भी बना लिया, प्रोटीन भी इंसर्ट हो गया। ठीक, और प्रोटीन भी इंसर्ट हो गया। और देखो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने क्या बनाया था, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बनाया था और नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बनाया था। नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से क्या बनाया, इसने प्रोटीन वगैरह ये सब बना लिया। और ये जो बनाया था कौन सा बताइए, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये आरएनए डाल दिया किसके अंदर, ये वायरल कोट के अंदर ये आरएनए डाल दिया। तो देखो नया वायरस तैयार हो गया। अब ये नया वायरस क्या करेगा, ये सेल को रप्चर करके, वस्ट करके क्या करेगा, देखिए ये सेल को रप्चर करके या तो वस्ट करके या तो एक्सोसाइटोसिस करके, ठीक है, ये सेल को वस्ट करके या तो एक्सोसाइटोसिस करके क्या करेगा, ये जो वायरस नया फॉर्म हुआ, ये वायरस क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर आ गया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस एंड द रप्चरिंग ऑफ दिस एल्वियोलर सेल। ठीक है, और ये वायरस जाके क्या करेगा, न्यू फ्रेश सेल को जाके क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक, इस तरह से एल्वियोलर सेल को डिस्ट्रॉय करते जाता है कौन बताइए, कोरोना वायरस। अब अगर ये कोरोना वायरस इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, बेसिक मैं आगे डिटेल्स में बात करूंगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ। अगर मान लो कि ये सेल को इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये फ्रेश सेल को अटैक करेगा ना बाद में, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या यहाँ पर ये सर्फेक्टेंट बना पाएगा, ये सेल सर्फेक्टेंट नहीं बना पाएगा। और अगर सर्फेक्टेंट नहीं बना पाया तो क्या ये एल्वियोलाई को ये ओपन रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो क्या आप ब्रीथ इन कर पाओगे ऑक्सीजन को, नहीं कर पाओगे। ब्रीथ आउट कर पाओगे तो आपको बड़ा मतलब सांस लेने में बड़ा तकलीफ होगा। आप मतलब कोशिश करोगे कि सांस लूं मैं, पर सांस ले नहीं पाओगे। तो ये रहता है इसका मतलब मौत का कारण। आगे देखते हैं और बिग डिटेल्स में, और मतलब पीसफुल वे में, कि कोरोना वायरस किस तरह से किसी को मार देता है, जान से खत्म कर देता है, और किस तरह से किसी का कुछ भी नहीं उखड़ सकता, कि क्या रहता है बॉडी में और क्या मैकेनिज्म से ये क्या करता है, क्यूर भी हो जाता है और ये डिस्ट्रॉय भी कर देता है सेल को। तो ये हुआ क्या बताओ, अटैकिंग मेथड, कैसे अटैक करता है कोरोना वायरस ह्यूमन को, राइट। अब देखिए आगे का स्ट्रेटेजी क्या होता है। देखिए यहाँ पर मैंने दिखाया कि ये जो है ये कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस, और इसने एल्वियोलर सेल को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब एल्वियोलर सेल को जब भी ये कोरोना वायरस डैमेज करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन तैयार होगा, ये फूल जाएगा। ठीक, इन्फ्लामेशन तैयार होगा, ये फूल जाएगा। ठीक है, दर्द होने लगेगा अंदर ही अंदर। ठीक है, भलाई आपको पता ना चले, तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और ये इन्फ्लामेशन किसके वजह से हुआ, ये
जो एल्वियोलर सेल, ये इसको क्या कर दिया कोरोना वायरस ने, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर आपको फोकस करना है। नंबर 1 क्या करा, वायरस डिस्ट्रॉय द एल्वियोलर सेल। मैंने 1 2 करके बता देता हूँ कि सीक्वेंस में आपको अच्छा याद रहे कि ये जो है वायरस डिस्ट्रॉय द एल्वियोलर सेल एंड दैट इज लीड्स टू इन्फ्लामेशन। क्या है, इन्फ्लामेशन हुआ, और जिसके वजह से सेल क्या करेगा, अभी वो उसका मौत हो रहा है, तो बाकी जो हेल्दी सेल इसको बचाने का कोशिश करेगा। इसके वजह से क्या होगा, सेल कुछ केमिकल सिग्नल भेजेगा। क्या भेज देगा, इसने इंटरफेरॉन रिलीज कर देगा, इंटरफेरॉन, और एक केमिकल रिलीज कर देगा जिसका नाम साइटोकाइन, साइटोकाइंस रिलीज कर देगा। अब देखिए इंटरफेरॉन क्या करेगा, इंटरफेरॉन एक्ट करेगा नेबरिंग सेल के ऊपर। मानिए कि ये इंटरफेरॉन रिलीज कर दे, इंटरफेरॉन एक्ट करेगा ये नेबरिंग सेल के ऊपर, ठीक है। ये नेबरिंग सेल को बचाने का कोशिश करेगा, भाई वायरस आ गया, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरफेरॉन का काम, वायरस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन साफ करने का कोशिश करेगा। और साइटोकाइन जो है ये क्या करेगा, ये सिग्नल देगा एक हार्डी डेडली सेल को, मतलब जिसका नाम है एल्वियोलर मैक्रोफेज, ठीक। एल्वियोलर मैक्रोफेज को ये क्या करेगा, केमोटैक्टिक सिग्नल देगा कि एक्टिव हो जाओ, यहाँ पर कुछ मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला वायरस आ गया। तो ये मैक्रोफेज जब एक्टिव होगा, तो ये एल्वियोलर मैक्रोफेज है, इसको लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोर्ड में जगह कम है तो ये लिख लेना, मैं बार बार प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। एल्वियोलर मैक्रोफेज को मतलब एक्टिव करा साइटोकाइन, और ये क्या करेगा, एल्वियोलर मैक्रोफेज को डास्ट सेल भी बोलते हैं, DUST डास्ट सेल भी बोलते हैं। तो ये जाके क्या करेगा, ये जो वायरस जो है आया यहाँ पर, इसको एनगल्फ करने का कोशिश करेगा, इसको ये जो यहाँ पर जो डेब्री पैदा हुआ, सेलुलर डेब्री, सेल विनष्ट होने की वजह से, इसको एनगल्फ करने का कोशिश करेगा, और एक सेल को यहाँ पर ये सिग्नल देगा जिसका नाम है न्यूट्रोफिल, मल्टी लोबेटेड न्यूक्लियस रहता है जिसका नाम है, इसका नाम न्यूट्रोफिल, ठीक। तो मेनली मैक्रोफेज को सिग्नल देगा, और मैक्रोफेज आके नंबर 2, मैक्रोफेज आके रिलीज कर देगा कुछ और केमिकल्स, ठीक, जिनमें से क्या है, एक होता है इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, IL-1 बोलते हैं, और एक होता है क्या, इंटरल्यूकिन 6, और एक होता है इंटरल्यूकिन 8, ठीक। ये बात याद रखिएगा बच्चों, इंटरल्यूकिन 8, और एक होता है कि इंटरल्यूकिन 12, और एक होता है आपका कौन सा बताइए, साइटोकाइन का प्रभाव से ये एक्टिव होता है, और एक खुद साइटोकाइन भी रिलीज करता है, साइटोकाइन रिलीज करता है, और एक स्पेशल मतलब मॉलिक्यूल रिलीज करता है जिसका नाम TNF अल्फा, ठीक, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये इतना सारा कुछ रिलीज कर दिया, कौन बताइए, मैक्रोफेज ने रिलीज कर दिया कि यहाँ पर डैमेज हुआ बोल के, ठीक। तो 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर घटना, ये जो सारा सब्सटेंस रिलीज करा, इसके वजह से क्या होगा, फीवर, FEVER, फीवर होगा, ठीक, और फर्दर इन्फ्लामेशन भी होगा, इन्फ्लामेशन, TION, फर्दर इन्फ्लामेशन भी हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन जब ज़्यादा होगा तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने से ये जो इम्यून सेल मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल, इसका क्या होगा बताइए, मतलब इनकाउंटर करने का चांसेस बढ़ जाएगा, ये मे बी वायरस को खा गया या खा जाने का कोशिश करेगा, इसको हैंडल करने का कोशिश करेगा, ठीक है, जिसके वजह से फीवर आएगा। अब देखिए फीवर खाली इसके वजह से नहीं आता, और भी पार्टिकुलरली मैं आगे जाके बताता हूँ। अब देखिए 3 नंबर घटना क्या हो रहा है, ये साइटोकाइन तो ये हो गया। अब दूसरा बात, यहां से क्या होता है कि आदर्श कुछ WBC होता है, 3 नंबर ये, ठीक, आदर्श कुछ WBC होता है जो क्या करता है, ये WBC एंड डैमेज सेल रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन। यहाँ पर कुछ ये जो WBC आया न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल PHYLL न्यूट्रोफिल, और इसका नाम है मैक्रोफेज, ठीक। तो ये क्या करा, WBC एंड डैमेज सेल रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर केमिकल। क्या रिलीज करा इसने, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, ये डैमेज सेल और ये सारा इम्यून सेल ने रिलीज करा फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर केमिकल रिलीज करा, जिसके वजह से क्या हुआ बताइए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ये जो आपका
मतलब एल्वियोलर ये जो डक्ट है ब्रोंकास ब्रोंक्यूल ये क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब ये जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो आप इजीली क्या ऑक्सीजन ब्रीथ इन कर पाएंगे या कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। ये छोटा हो जाने से आपको मतलब कष्ट होगा, ऐसे ऐसे करके मतलब सांस लेने का कोशिश करेंगे, राइट। और इसके वजह से क्या होता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होता है और हार्ड टू ब्रीथ। जस्ट सिंपल फंडा कि ब्रीथ करने में क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दूसरा बात 4 नंबर पॉइंट में क्या हुआ, देखिए ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, उसके बाद और कौन है बताइए, TNF अल्फा, ठीक, TNF अल्फा। उसके बाद और कौन है, और हो गया आपका इंटरल्यूकिन 1, और हो गया इंटरल्यूकिन 6। ये लोग मिल के क्या करता है, पैदा करता है पार्टिकुलरली फीवर, FEVER, फीवर होता है, ठीक है, भयानक फीवर होता है कोरोना आपको अटैक करने से। कौन कॉज करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, जो ये 3 रिलीज करता है कौन, मैक्रोफेज। और ये जो रिलीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये डैमेज सेल रिलीज करता है एज वेल एज ये इम्यून सेल भी रिलीज करता है। ये बात क्लियर हुआ आपको, ठीक है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 और क्या होना है, देखिए ये जो न्यूट्रोफिल, ये जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल क्या करता है, इन्होंने रिलीज करता है कुछ केमिकल, ठीक है। केमिकल रिलीज करने से क्या होता है कि केमिकल एक्चुअली रिलीज करता है किसके वजह से, ये न्यूट्रोफिल केमिकल रिलीज करा ये वायरस को मारने के लिए, ठीक है, वायरस को मारने के लिए। पर वायरस तो मरता नहीं, बदले में क्या मर जाता है, ये जो एल्वियोलर सेल इसका मौत हो जाता है, इसका मौत हो जाता है, ठीक, इसका मौत हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये अगर मौत होते गया तो सर्फेक्टेंट तैयार होता है, क्या सर्फेक्टेंट, सर्फेक्ट TANT, याद करो सर्फेक्टेंट क्या करता है, ये एल्वियोलाई को दिस एल्वियोलर सेल एंड एल्वियोलर ओपनिंग कीप ओपन रखता था, जिसके वजह से हम ब्रीथ इन कर सकता था ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट कर सकता था कार्बन डाइऑक्साइड। तो नो सर्फेक्टेंट, यहाँ पर लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट, जिसके वजह से एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाएगा। और कोलैप्स हो जाने की वजह से क्या होगा, फर्दर हार्ड टू ब्रीदिंग, हार्ड टू ब्रीथ, ब्रीथ करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा फर्दर, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे ये जो फैक्टर मैक्रोफेज ने रिलीज करा था कौन सा, TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, ये देखिए TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेज ने जो रिलीज करा था, इसका फर्दर और एक एक्शन है। इन्होंने क्या करता है, इसके नीचे ही, ये मैं मिटा देता हूँ बच्चों, आप कॉपी कर लेना ये बात को, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, ये मैं मिटा देता हूँ, राइट, ये मिटा दें। अब देखिए इसके नीचे ही आप जानते हैं कि एल्वियोलाई इज हाईली सप्लाइड विथ ब्लड, ठीक, ये ब्लड चल रहा है इसके अंदर से, ये ब्लड है, ब्लड राइट। और ब्लड वेसल का ऊपर का ये जो सेल है इसको बोलते एंडोथेलियल सेल, क्या बोलते हैं इसको बोलते एंडोथेलियल सेल, ठीक है। तो एंडोथेलियल सेल का एक पर्टिकुलर परमेबिलिटी रहता है, ठीक, ये एंडोथेलियल सेल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना कि ये जो सेल है इसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। तो एंडोथेलियल सेल में क्या होता है, ये जो फैक्टर इन्होंने रिलीज करा कौन कौन, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, ये रिलीज हो जाने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो एक्चुअली ये कैसा हो जाता है बताइए, इसका जो एंडोथेलियल सेल इसका क्या होता है, ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है, इसका परमेबिलिटी बढ़ जाता है। देखिए बीच बीच में ये क्या कर दिया, गैप छोड़ दिया, ठीक, तो गैप छोड़ दिया, अगर गैप छोड़ दिया तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड है वो ऊज आउट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, फ्लूइड ऊज आउट हो जाएगा। और ये फ्लूइड अल्टीमेटली इंटेक करेगा कौन, ये फ्लूइड अल्टीमेटली इंटेक करेगा कौन बताइए, एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्लूइड से भर जाएगा, ये फ्लूइड से एल्वियोलाई भर गया, ठीक, ये फ्लूइड से एल्वियोलाई भर गया, किसका एक्शन में, इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा का एक्शन में। जो कौन रिलीज करा था, मैक्रोफेज ने रिलीज करा था, ठीक। तो यहाँ पर फ्लूइड ऊज आउट होके, क्यों ऊज आउट हुआ, क्योंकि ये एंडोथेलियल सेल का परमिबिलिटी बढ़ गया, किसकी वजह से, इसके वजह से ये रिलीज हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये
एल्वियोलाई भर जाएगा। तो क्या होगा, एल्वियोलाई अगर भर गया और यहाँ पर सर्फेक्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया केमिकल की वजह से, तो देखिए अब क्या यहाँ पर गैस एक्सचेंज हो पाएगा, गैस एक्सचेंज होके क्या ये आरबीसी ऑक्सीजन को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो ब्लड में सीवियर डिफिशियंसी होगा किसका, ऑक्सीजन का, और यहाँ पर फ्लूइड अगर भर जाएगा तो आप तो सांस ले ही नहीं पाएंगे। तो और मतलब आप मतलब ये करेंगे, ट्राई करेंगे कि और सांस लेना चाहिए मुझे, और आपको क्या होगा, इस समय वेंटिलेशन का जरूरत पड़ता है। तो ये जो घटना है यहाँ पर, ये जो एल्वियोलाई भर गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको पर्टिकुलरली एक टर्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ओडीमा। क्या बोलते हैं बताइए, पल्मोनरी ओडीमा, ओ डी ई एम ए। पल्मोनरी ओडीमा का मतलब क्या होता है, ये ओडीमा की वजह से, ओडीमा मतलब थोड़ा सा फूल जाना, ठीक है, यहाँ पर पानी भर जाना, मतलब फ्लूइड भर जाना इसमें, आपका एल्वियोलाई में। अब इसके वजह से क्या होता है, वेरी हार्ड टू ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड लीड्स टू हाइपोक्सीमिया। ये क्या कर सकता है, क्या लीड्स करता है, ये लीड्स करता है हाइपोक्सीमिया, ठीक है, क्या लीड्स करता है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, हाइपोक्सेमिया, MHYPO, हाइपोक्से, XAMIA, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब क्या हुआ है, क्या होता है, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में सीवियरली क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, और जिसकी वजह से आप डिस्परेटली क्या करने कोशिश करते हो, सांस लेने का कोशिश करते हो, राइट, और जिसकी वजह से आपको क्या लगता है, वेंटिलेशन लगता है। और एक बात यहाँ पर देखिए, ये जो आपका इंटरल्यूकिन 8 है, इंटरल्यूकिन 8, ठीक, जी, जिन्होंने कौन रिलीज करा था, मैक्रोफेज ने रिलीज करा था। इंटरल्यूकिन 8 क्या करता है, इन्होंने क्या करता है, जो आपका इसको न्यूट्रोफिल को, यहाँ पर न्यूट्रोफिल को रिक्रूट कर देता है, न्यूट्रोफिल, ठीक, ये न्यूट्रोफिल को रिक्रूट कर देता है, और न्यूट्रोफिल जाके ये ऑर्गेनिक मतलब सेलुलर डेवरी एंड जो तुम्हारा मतलब कोरोना वायरस उसको एनगल्फ करने का कोशिश करता है, ठीक है, एनगल्फ करने का कोशिश करने से क्या होता है, वो और केमिकल रिलीज करता है और डैमेज कर देता है कौन, एल्वियोलर सेल, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन होता है और फिर से क्या होता है, तकलीफ होता है सांस लेने में, ठीक। तो ये बात, और फाइनली और एक पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि सेल डैमेज लीड्स टू इन्फ्लेमेशन एंड लीड्स टू स्टिमुलेट द नर्व, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ये जो सेल डैमेज हो रहा है, यहां पर मैं बता दे रहा हूं बच्चों, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक, ये जो सेल डैमेज हुआ, ठीक, सेल डैमेज क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, नर्व को, किसको स्टिमुलेट करता है बताइए, ये नार्व को स्टिमुलेट कर दिया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, नार्व सेल है, न्यूरॉन, इसको स्टिमुलेट कर दिया। अब इसका स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, ये सिग्नल चला जाता है ब्रेन में। कहाँ पर चला जाता है, ब्रेन में। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है, ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक। तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा को सिग्नल देता है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ ब्रेन। तो इसको सिग्नल देता है कि ब्रीथ मोर ऑक्सीजन इन, ये टेल द लंग, दिस मेडुला ऑब्लोंगाटा फर्दर टेल द लंग टू ब्रीथ मोर ऑक्सीजन इन एंड ब्रीथ मोर कार्बन डाइऑक्साइड आउट of the body, and it is also tell the heart to pump more rapidly, right। तो ये सारा चीजें यहाँ पर हो जाता है, क्या होता है जब कोरोना अटैक करता है और सीवियरली जब पेशेंट ये हो जाता है। तो इस तरह से अगर ये कोरोना बढ़ते गया और आपका इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो क्या हो जाता है, पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, राइट। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम मतलब अनइन्फेक्टेड रहता है, मतलब इन्फेक्ट होने के वजह से भी हम अनइफेक्टेड रहते हैं, राइट। हाँ बेटा, तो अब देखिए यहाँ पर ये मैंने फिर से एक एल्वियोलाई बनाया, एल्वियोलाई, और आपने ब्रीद इन किया ऑक्सीजन, जिसके साथ क्या आया, ये कोरोना वायरस आ गया और इसने अटैक कर दिया किसको, ये एल्वियोलर सेल को। अब जब भी एल्वियोलर सेल एक दो अटैक हुआ तब क्या हो गया, ये एल्वियोलाई में एक बड़ा स्पेशलाइज सेल रहता है जिसका नाम एल्वियोलर मैक्रोफेज। क्या नाम है इसका, इसका नाम है एल्वियोलर, एल्वियोलर
मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। ठीक, मैक्रोफेज को इस तरह से भी लिखा जाता है, मैक्रोफेज, या तो एल्वियोलर मैक्रोफेज को डास्ट सेल भी बोला जाता है, डास्ट सेल। ठीक, तो एल्वियोलर मैक्रोफेज जब एक्टिव हुआ तो इसके पास कोई भी मतलब पैथोजन को डिटेक्ट करने के लिए एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम TLR, टोल लाइक रिसेप्टर, TLR। तो ये प्रोसेस को मैं काट के बाहर जूम करता हूँ, राइट, ये बाहर जूम करता हूँ। तो मानिए कि ये हो गया अपना मैक्रोफेज, ये हो गया अपना, कौन बताइए, मैक्रोफेज। और इसने क्या करा, इसके पास एक रिसेप्टर है जिसका नाम क्या है, TLR, टोल लाइक रिसेप्टर। ये टोल लाइक रिसेप्टर क्या काम क्या है, ये कोरोना वायरस या कोई भी बैक्टीरिया वायरस हुआ तो उसको डिटेक्ट कर सकता है, कैच कर लेता है। और ये क्या करता है, कैच करने के बाद ये इंटरनलाइज कर लेता है, ये इंटरनलाइज कर लिया। ठीक, ये कोरोना वायरस अंदर आ गया। तो कोरोना वायरस अंदर आने के बाद ये क्या करेगा, इसके अंदर डेडली लाइसोसोमल एंजाइम रहता है, लाइसोसोम इसके साथ फ्यूज करा देता है। तो लाइसोसोमल एंजाइम से क्या करता है, कोरोना वायरस को ऐसे डिस्ट्रॉय कर देता है, इसमें डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक, ये पूरी तरह से कोरोना वायरस को क्या कर दिया, अंदर लेने के बाद ये डिस्ट्रॉय कर दिया। और देखिए ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब क्या होता है, ये मैक्रोफेज, एल्वियोलर मैक्रोफेज डिस्ट्रॉय कर देने के बाद ये क्या कर सकता है, इसके पास एक और खास रिसेप्टर रहता है। ठीक है, एक और खास रिसेप्टर ये मैक्रोफेज के पास रहता है जिसका नाम MHC2, मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2। क्या नाम है इसका, फिर से एक बार प्रोनाउंस करो, मैक्रोफेज के पास TLR, टोल लाइक रिसेप्टर के अलावा मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोल के एक और क्या होता है, मतलब रिसेप्टर होता है जिसके पास क्या हुआ, ये जो कोरोना वायरस इसने डिस्ट्रॉय करके रखा तो इसका पीस हो गया, उसका एक पीस मतलब स्पाइक प्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या कर दिया, यहाँ पर ये MHC2 के ऊपर दिखा दिया और ये चला गया लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जाके किसको दिखाया, ये दिखाया टी सेल को। किसको दिखाया बताइए, ये दिखाया ये टी सेल को, ये टी सेल। ठीक, तो टी सेल ने क्या किया, टी सेल के पास और एक खास रिसेप्टर होता है जिसका नाम TCR। टी सेल के पास कौन सा रिसेप्टर होगा, सिंपली टी सेल रिसेप्टर। तो टी सेल रिसेप्टर क्या करता है, ये किसको मतलब आइडेंटिफाई करता है, MHC के ऊपर जो वायरल प्रोटीन है इसको आइडेंटिफाई कर देता है। और फिर से और एक बार क्या करता है, क्रॉस चेक करता है टी सेल और एक मतलब प्रोटीन से, इसको क्रॉस चेक कर देता है। ठीक, कि ये एक्चुअली अपना प्रोटीन है या वायरल प्रोटीन है, क्योंकि अपना प्रोटीन अगर हुआ तो ये ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल प्रोटीन में, पर ये वायरल प्रोटीन है। ये जब कंफर्म हो गया, ठीक है, तो ये रिसेप्टर का नाम है कौन सा बताइए, इसका नाम CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, ये रिसेप्टर से फर्दर चेक होता है। तो टी सेल जब अब क्या हो गया, टी सेल ये सिग्नल पाने के बाद ये बड़ा एक्टिव हो गया। ठीक है, ये बड़ा एक्टिव हो गया और इसने सिग्नल दे दिया किसको, बी सेल को। किसको सिग्नल दे दिया, बी सेल को सिग्नल दे दिया, जो अभी इनएक्टिव कंडीशन में है। ये हो गया बी सेल। तो बी सेल जब भी ये टी सेल का मतलब सिग्नल से एक्टिव हुआ तो ये बी सेल कन्वर्ट हो गया किस में बताइए, ये बी सेल कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा सेल में। किस में कन्वर्ट हो गया बताइए, ये बी सेल कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल। ठीक, तो प्लाज्मा सेल क्या करता है, पर सेकेंड ये थाउजेंड्स ऑफ क्या कर सकता है, एंटीबॉडी बोल के एक प्रोटीन रिलीज करता है, वाई शेपेड एंटीबॉडी ये रिलीज करता है। ठीक है, पर सेकेंड में थाउजेंड्स ऑफ ऐसा क्या है, एंटीबॉडी इसने रिलीज कर सकता है। प्लाज्मा सेल ऐसा एंटीबॉडी रिलीज कर दिया और ये एंटीबॉडी जाके क्या करता है, ये जाके क्या करता है, किल द वायरस। ठीक है, ये प्रोसेस में क्या होता है, मतलब जिनको मतलब कोरोना पॉजिटिव है
पर मतलब सिम्टम शो नहीं कर रहा है, तो ये प्रोसेस उसके अंदर चालू रहता है, जो कर देता है कौन, मैक्रोफेज, टी सेल एंड बी सेल, राइट। ये नॉर्मल प्रोसेस, तो इसके वजह से सिम्टम नहीं दिखता। और कुछ इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं एक झटके में आपको बताना चाहूँगा, राइट। हाँ बच्चों, तो लास्ट पार्ट में आ गए हम। तो देखिए यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो देखिए फास्ट पेशेंट ऑफ सर्च, मतलब कोरोना वायरस फास्ट पेशेंट ऑफ सर्च was reported on February 26th 2003। साल 2003 में 26 फरवरी में क्या है, फर्स्ट पेशेंट को क्या किया गया था, इनकाउंटर किया गया था। एंड इन इंडिया फर्स्ट हिल ऑफ वर्दे, सॉरी इन इंडिया फर्स्ट हिल वर्दे ऑफ गोवा, गोवा में सबसे पहले बार पेशेंट को कहाँ पर, इंडिया में डिटेक्ट किया गया था, पाया गया था। और ये वायरस का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कितना होता है, 2 to 14 डेज। अब देखिए 2 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इसके बाद किसी का शरीर में आने के बाद 2 से 14 दिन के अंदर ये क्या करता है, इसका इफेक्ट दिखाता है। अगर इफेक्ट नहीं देखा है तो ये मतलब आपका मैक्रोफेज, टी सेल, बी सेल मिलकर इसको खत्म कर दिया। अगर इफेक्ट देखा है मतलब आपका इम्यूनिटी वीक है। तो इसलिए क्या होता है, 14 दिन का क्या हुआ, अभी क्वारंटाइन दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। बात समझ में आ गया ना। अब दूसरा देखिए, दिस वायरस इज न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड इट इज एक्चुअली द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। ये बात याद रखिएगा कि म्यूटेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। अब दूसरा देखिए, इन द ईयर 2019, ठीक, 7th of January चाइनीज साइंटिस्ट आइडेंटिफाई दिस वायरस फर्स्ट टाइम, ठीक। 2019 में 7th of January में चाइनीज साइंटिस्ट क्या किया, ये वायरस को आइडेंटिफाई किया। एंड चाइना शेयर दिस वायरस विद द वर्ल्ड। देखिए मुझे तो मतलब जम के गुस्सा आता है, मतलब बता नहीं सकते, ठीक है। और दूसरा बात देखिए, इन द ईयर 2019 20th of January क्या किया, यूएसए में फर्स्ट पेशेंट डिटेक्ट हुआ, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। एंड इन द ईयर 2020 30th of January WHO World Health Organization declared public health emergency. And in the year 2020 11th of March WHO declared the global pandemic, right। ये ग्लोबल पेंडेमिक क्या हुआ बताओ, डिक्लेयर कर दिया। और हम अभी तक उसका सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तक वैक्सीन भी नहीं आया, पता नहीं ये जिस हाथ से म्यूटेशन कर रहा है आगे क्या होगा। अगर मतलब अपना जो सीनियर साइंटिस्ट है, जो अपना देश का भविष्य है, डॉक्टर है, यंग मतलब बर्निंग डॉक्टर, वो जो और जो वायरोलॉजिस्ट है, वो अगर रिसर्च करके कामयाब हुआ तो हमारे पास ये वायरस का मुकाबला करने का क्षमता आएगा। अदरवाइज देखिए जो भी वायरस मतलब आया दुनिया में, ठीक है, वो कभी भी मिटा नहीं, गया नहीं। जैसे कि एड्स आया, इन्फ्लुएंजा आया, उसके बाद कॉमन कोल्ड आया, जो भी वगैरह वगैरह, चिकन पॉक्स आया, मतलब स्मॉल पॉक्स आया, सारा वायरस मिटा नहीं, देखो जड़ से कभी भी मिटा नहीं। ये वायरस को लेके ही हमको मतलब जीना सीखना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर वैक्सीन आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ये दुनिया से कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। इसके साथ ही हमको प्रोजेनी को लेके जीना पड़ेगा, हमको इम्यूनिटी बिल्ड करना पड़ेगा। इसके वजह से हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए, और जैसे कि स्वास्थ्य वातावरण, मतलब विलेज जो है, विलेज विजिट करना चाहिए। विलेज में मतलब अच्छा ताज़ा मतलब सब्जी वगैरह, फल फ्रूट्स ये सब लेना चाहिए, जिससे हमारा इम्यूनिटी तगड़ा रहे। तो एक चुटकी में, ऐसा चुटकी में कोरोना वायरस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा राइट। तो student, my dear student, I hope you enjoy a lot and it makes sense. Thank you for watching. Like, comment, share, and must subscribe my channel and support Bala Biology World, right? Bye.